चैप्टर है बच्चे सपनों के से दिन। चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है कि बचपन की बातें हैं। सपने मतलब जो हम बचपन में हमारा कैसा बीता है, लेखक ने इसके अंदर आप अपनी सारी बचपन की यादों के बारे में बताया है। और वो ये भी इस चैप्टर में बताना चाहते हैं कि अगर इस लेसन के जब आप पढ़ रहे होंगे, इसमें ऐसे ऐसे किस्से भी आपको मतलब कि पढ़ेंगे आपको अपनी भी बचपन की याद आ सकती है। कोई भी पढ़ेगा, ठीक, उनसे ही कुछ हो सकता है, किसी के साथ सेम हुआ हो सकता है किसी के साथ थोड़ा सा डिफरेंट हुआ हो, लेकिन मिलता जुलता होगा। हंसी मजाक रहेगा, स्कूल टाइम का सब चीज़ें इसमें आपको दिखाई देंगी। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या दिया है कि मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक जैसा होता। तो लेखक कह रहे हैं कि जिस तरह का मैं खेलता हूँ, मतलब तो सब बच्चे लगभग ऐसे ही होते हैं, उनका हाल एक जैसा ही होता है। क्योंकि उन्होंने गांव के बारे में, वो ये सब जो स्टोरी आप देख रहे हैं गांव से रिलेटेड है, ठीक। तो गांव के बच्चे कैसे होते हैं, उनको आजकल के बच्चे ऐसे हैं जिनको ब्रांडेड कपड़े, धूल मिट्टी में नहीं खेलना, मतलब एकदम सोफिस्टिकेटेड, एकदम साफ़ सुथरा रहना ऐसा पसंद है। जबकि गांव के बच्चे ऐसे नहीं होते थे। उनके अगर कपड़े फटे हैं, कोई बटन टूटा हुआ है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको बस खेलने से मतलब होता था। वो जैसी हालत में इट्स ओके, कहीं से कुछ भी बिखरे हुए बाल हैं, बाल बिल्कुल नहीं बने हुए, नो इश्यूज़, उनको खाली खेलना कूदने से मतलब था। वो ऐसा बोल रहे हैं कि लकड़ी के ढेर पर चढ़ना, खेलते खेलते अगर भागते भागते वो नीचे गिर भी जाते, उनको पता नहीं कहाँ कहाँ चोटें लग जाती उनको, तो भी कुछ दर्द नहीं होता था। हाँ, कभी कभी उनके जो कुर्ते होते थे एकदम तार तार हो जाते थे, मतलब फट जाते थे, और जब गोडों से, इधर से कोहनियों से खून बहता, चोटें लग जाती थी। और जब वो उस हालत में घर पहुंचते थे तो घर वाले भी कैसे होते थे पहले, अगर माँ अगर उनको इस हालत में देखती थी, तो आजकल की माएँ कैसी होती हैं, जैसी चोट देखती हैं बच्चे की घबरा जाती हैं, पहले उनको दवाई लगाती हैं साफ। पहले की माएँ कैसी होती थी, बल्कि उनको और पीटती थी, भी तुम क्या करके आ गए हो, ठीक है। उनको कोई प्यार व्यार लाड नहीं किया जाता था, बल्कि उनकी और ज़्यादा पिटाई करना स्टार्ट कर देते थे, चाहे वो उनकी माँ हो या बहन हो, सबका ऐसा ही था। और वो कहते हैं कि जो उनके पापा लोग थे, बाप, वो बड़े ही गुस्सेल नेचर के होते थे। अगर वो बच्चों को पीटने लगते तो वो ध्यान ही नहीं देते थे बच्चों को लग कहाँ रहा है, भी कहीं पैर पर लग रही है, मुंह पे लग रही है, आँख पे लग रही है, उनको कोई फ़र्क नहीं, बस पीटते ही जाते थे। तो कहाँ से कहीं दोबारा खून भी निकलने लग रहा है, कोई नहीं, मतलब वो इतने प्यार से या लाड से बच्चों को नहीं पालते थे। और फिर इतनी ज़्यादा चोट बाहर खाने के बाद, घर में पिटाई होने के बाद भी बच्चे जैसे थे वैसे के वैसे अगले दिन सुबह उठते वापस वही खेल कूद में लग जाते थे। मतलब कि उनको सिर्फ खेलना ज़्यादा पसंद होता था, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि इतनी पिटाई होने के बावजूद दूसरे दिन वापस खेलने चले जाना, ऐसा लेखक को कब समझ में आया। वो कह रहे हैं कि ये बात मुझे तब समझ में आई जब मैं स्कूल का अध्यापक बन गया और ट्रेनिंग के लिए गए और उनको वहाँ पर बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ने को मिला। बाल मनोविज्ञान यानी कि बचपन, जो बच्चे होते हैं उनकी एक्चुअली साइकोलॉजी क्या होती है, क्या नेचर होती है, तो उनके बारे में मतलब तब उन्होंने इतना पढ़ा और तब उन्हें पता लगा कि बच्चों को खेलना ज़्यादा क्यों पसंद आता है, क्यों वो इतना पसंद करते हैं, और इतनी पिटाई खाने के बाद भी वो वापस से खेलने क्यों चले जाते थे। अब वो कह रहे हैं कि मेरे साथ जो खेलने वाले जो दूसरे दोस्त थे, ज़्यादातर एक जैसे परिवार के होते थे, यानी कि कोई ऐसा नहीं कि बहुत अमीर घर से था, सब बराबर वाले घर के होते थे, नॉर्मल फैमिली से। और मोहल्ले में बहुत सारे परिवार तो वो कह रहे हैं कि ऐसे थे जो आसपास के गांव से आकर वहाँ बस गए थे, ठीक। तो यानी कि वो भी कोई ज़्यादा पैसे वाले नहीं होंगे, नॉर्मल होंगे। और फिर कह रहे हैं कि साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोग थे, यानी कि उनसे भी लोअर क्लास के कुछ बच्चे थे जो उनके साथ ही खेला करते थे। तो वो स्टैंडर्ड वाली बात तो उस समय बच्चों में होती ही नहीं थी, ठीक। अब वो कह रहे हैं कि हर बच्चे की आदतें जो होती हैं वो बड़ी कॉमन सी होती हैं, मिलती जुलती होती हैं, ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं उनमें से कई तो ऐसे थे जो स्कूल जाते ही नहीं थे, क्योंकि पहले इतना कंपल्सरी नहीं होता था। जैसे आज माँ बाप क्या होते हैं, नहीं जी जाना है, ज़रूरी है। पहले बच्चा नहीं जा रहा, कोई बात नहीं स्कूल, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो कभी अगर गए भी थे स्कूल में, उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट ना होने की वजह से वो अपना बस्ता गांव के तालाब में फेंक कर आ जाते थे और घर आ जाते थे, और स्कूल फिर दोबारा नहीं जाते थे। और माँ बाप को भी ये लगता था कि स्कूल जाकर क्या करेंगे,
ठीक है, क्योंकि उनको आजकल क्या ऐसा है ना कि हमको बड़ा होकर के किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, सब ने अपना अपना फील्ड सेट किया हुआ है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोगों की सोच क्या थी भी, क्या है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेंगे तो क्या करना है। यहाँ तक कि परचूनिए आड़िए भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी नहीं समझते थे। परचूनिए का मतलब होता है दुकानदार, दुकानदार जो राशन का सामान बेचता है, ठीक। इवन उनको तो अगर सामान का लेन देन करना है तो उनको अकाउंट्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए ना। आज कुछ भी आप लेंगे बेचेंगे, प्लस माइनस आना चाहिए। और आड़ती कौन होते हैं? जो अनाज के भी होते हैं आड़ती, जो होलसेल का काम करते हैं, सब्ज़ी वाले भी होते हैं आड़ती। तो कह रहे हैं कि वो तक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। उनको लगता था भी हमको मेन कराना क्या है, इनको मुनीमी का काम सिखाना है, अकाउंट्स की थोड़ी बहुत नॉलेज। अगर हम इनको कुछ समय के लिए पंडित घनश्याम दास से लंडे पढ़वा कर, उसका मतलब होता है, लंडे का मतलब बच्चे दिया हुआ है कि एक प्राचीन लिपि है, लिखने की एक विधि है। जैसे आज आप अकाउंट सीख रहे हैं, इनकम टैक्स सीखते हैं, ठीक है, उनके तरीके हैं। तो उस समय की एक ये लिपि थी जिसके अंदर अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती थी। उनका सोच ये थी कि घनश्याम दास जी उनको ये कुछ ही महीनों में सिखा देंगे, वही हमारे लिए ज़रूरी है दुकान पर बैठने के लिए, तो इसके लिए स्कूल जाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? लास्ट लाइन में बच्चे दिए कि वहाँ तो अभी तक अलिफ बे चीम ज चक सिखा नहीं पाया। इट मीन्स अगर उनको 1 या 2 साल स्कूल जाते हुए हो गए थे तो उनको अभी तक वो जो अकाउंट से जो मेन बातें थी वो तक तो उन्होंने सीखी नहीं थी। तो बोलते हैं उसके लिए पहुंचने के लिए इनको काफ़ी सारी लंबी स्टडी करनी पड़ेगी। बेटर क्या था, 6-8 महीने उनके पास भेजो, उनको अपने मतलब का काम आ गया, बात ख़त्म। उस समय के पेरेंट्स की यही सोच थी। क्लियर? आगे बच्चे, हमारे आधे से ज़्यादा साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। मतलब ये जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं ना लेखक की, वो एक्चुअली पंजाबी फैमिली से है। और उसके आसपास क्या था, जिधर वो रहते थे तो कुछ ऐसे भी थे। आड़ती का मतलब क्या होता है, जो अनाज का भी काम करते हैं ना। तो राजस्थान पास पड़ता है और हरियाणा पास पड़ता है, तो वहाँ के लोग भी वहाँ आकर बस गए थे। तो वो कह रहे हैं कि वो इतने, जब वो बहुत छोटे थे तो वो हरियाणवी लैंग्वेज या फिर राजस्थानी लैंग्वेज जो मारवाड़ी होती है वो उसको समझ नहीं पाते थे, क्योंकि वो पंजाबी फैमिली से थे। तो उनके कुछ शब्दों को सुनकर उनको हंसी भी आती थी, क्योंकि उनके लिए वो नए शब्द होते थे। परंतु खेलते, जब बच्चे सारे मिलकर खेलते हैं तो भले ही आप उनकी बोली को समझ पाएँ या नहीं समझ पाए, लेकिन जब बच्चे खेलने लगते हैं, उनको खेल से मतलब होता है, वो ऑटोमेटिक आपस में मिक्स हो ही जाते हैं, वो समझ जाते थे उनकी भाषा को। अब वो कह रहे हैं कि पता भी नहीं चला कि एक लोकोक्ति है, पंजाबी एक लोकोक्ति है कि एक खेड़न दे दिन 4, यानी कि 4 दिन खेलने के हैं। ठीक है ना। तो वो 4 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला, कैसे कैसे ये समय बीत गया उन्हें पता भी नहीं चला। और फिर वो बोल रहे हैं कि हमारे वो जितने भी बच्चे थे उनमें से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था कि वो स्कूल में स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता हो, यानी कि उनको स्कूल में बैठकर पढ़ना एक तरह से कैदी के समान फील होता था। और कुछ तो ऐसा था, अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम करने लगे, यानी कि जो भी है, जैसे फैमिली बिजनेस है, पढ़ाई की, जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की अपने पेरेंट्स के साथ दुकान पर बैठ गए, यही काम था। अब वो कह रहे हैं, थोड़ी सी बचपन की बात बता रहे हैं कि घास हरी और फूलों की सुगंध बहुत मनमोहक लगती है। जब बच्चे अपने घर से स्कूल जाते हैं, पैदल जाया करते थे पहले, तो ऐसे कोई व्हीकल्स नहीं होते थे, वैन बस का फैसिलिटी नहीं था। तो जब वो जाते थे तो रास्ते में जो भी खेत खलिहान आ रहे हैं, फ्लावर्स की सुगंध, हरी हरी घास की सुगंध उनको बहुत अच्छी लगती थी। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो शब्द हैं शायद उन्होंने आधी शती पहले, यानी कि लगभग 50 साल पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, जो उनको आज तक याद है। उसका रीज़न क्या है याद रहने का? क्योंकि जो बचपन की जो फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, वो उनकी सोच समझ के जैसी होती हैं। क्योंकि बच्चों को क्या है, खेलना पसंद है, फूलों के साथ खेलना, मस्ती करना, हरी हरी घास में खेलना, तो उनको वही चीज़ें याद रह जाती हैं। पर वो कह रहे हैं कि जैसे ही वो स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के जो दोनों तरफ अलियार के बड़े बड़े कटे झड़े झाड़ उगे हुए थे, कोई झाड़ियाँ सी उगी हुई थी, तो जिनको उस समय ये लोग डंडियाँ कहा करते थे बच्चे,
तो उनके जो नीम के पन्नों जैसे पन्नों की महक वो आँख मूंद कर भी आज उसको महसूस कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ का उनका वहाँ आना जाना था उस तरफ, और उस खुशबू को वो आज भी फ़ील कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि उनको वो पसंद थी। क्यों पसंद थी? वो कह रहे हैं कि उन दिनों स्कूल की छोटी-छोटी क्यारियों के अंदर फूल भी उगाए जाते थे। कोई गुलाब का, गेंदे के फूल, सनफ्लावर हो गया, मोतिया, दूध सी सफ़ेद कलियां भी हुआ करती थी। इस तरह के फूल वो वहाँ देखा करते थे, और वो इतनी सुंदर होती थी कि वो उस समय उनके स्कूल के जो चपरासी हैं जिनका नाम चंदू है, उसकी आँख से बचकर, यानी कि मतलब कि एक तरह से छुपके से, ठीक है, आँख बचाकर कभी कभी उन फूलों को वो तोड़ भी लेते थे। या तो उनको मना होगा वो तोड़ना, लेकिन तोड़ लेते थे। और वो कह रहे हैं कि उन सुगंध को मैं जब भी आज महसूस करता हूँ, परंतु उनको ये याद नहीं आ रहा है कि वो जब उन फूलों को तोड़ा करते थे वहाँ से, कि वो उसका करते क्या थे। उनको ध्यान नहीं है। उनको लगता है शायद वो उनको अपने कुर्ते की जेब में डाल लेते थे, और जब माँ अपने उनके कपड़ों को धोती थी तो शायद वो निकाल कर फेंक देती थी। या फिर उन्हें ऐसा याद आ रहा है कि वो जिस तरह से बकरी के मेमने होते हैं, मतलब बकरी के जो बच्चे घास चरते हैं, तो शायद हम भी कभी, मतलब खेल खेल में पता लगे हम भी कुर्ते से निकाल कर उनको चबा जाया करते थे उन फूलों को। उनको ऐसा लग रहा है, उनको ठीक से याद है ही नहीं। देखिए, जब वो अगली श्रेणी यानी कि नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाते, तो एक और तो उनको कुछ ऐसा लगता कि अब हम बड़े हो गए हैं, सयाने हो गए हैं, उनको ऐसी फीलिंग आती। लेकिन दूसरी तरफ उनको क्या था, नई नई किताबें तो मिलती नहीं थी, वही पुरानी किताबें मिलती, क्योंकि पहले इतने क्या था, इतने पैसे वाले तो होते नहीं थे, एक दूसरे की किताबें ले लिया करते थे। तो उन पुरानी किताबों से उनको एक बात सी आती थी। तो फिर वो कह रहे हैं कि उन्हीं मास्टरों का डर से भी वो काँपने लगते, जिन्होंने लास्ट टाइम जितनी हमारी पिटाई की थी, अब आगे भी वही सब झेलना पड़ेगा। और करेंगे तब तो स्कूल में शुरू में 1.5 या 2 महीने ही पढ़ाई हुआ करती थी। जैसे कि आप लोग भी अभी अप्रैल में जाते हैं, मई का फर्स्ट वीक स्कूल जाते हैं, उसके बाद छुट्टियां हो जाती हैं हमारी लगभग 1.5 महीने की। तो उस समय भी ऐसे था, लगभग 1.5 महीना स्कूल जाते और फिर वही 1.5-2 महीने की छुट्टी होती थी, गर्मी की छुट्टियाँ होती थी। और पहले और आखिरी दिन का केवल फ़र्क था, वो फ़र्क आपको आगे पैराग्राफ में समझ में आएगा। वो कह रहे हैं कि पहले 2-3 सप्ताह तो बहुत खेल कूद करते थे, और हर साल जैसे कि छुट्टियां होती हैं, माँ के साथ नानी के घर चले जाना ननिहाल में, और वहाँ पर खूब खाना पीना, क्योंकि अगर गांव में जा रहे हैं तो आपको दूध, दही, मक्खन ये सब खाने को बहुत मिलेगा। और वहाँ का जो वो कह रहे हैं कि तालाब था, वो हमारे तालाब जितना ही बड़ा था। भले ही मेरी नानी का घर पिछड़ा हुआ गांव था, यानी कि ज़्यादा डेवलप नहीं था, लेकिन तालाब दोनों का लगभग सिमिलर था। वो कह रहे कि दोपहर तक वो उसी तालाब में नहाते रहते, कोई कुछ पूछने वाला नहीं था, एंजॉय करते थे, मस्ती करते थे, और नानी से जो इच्छा होती थी वो मांग कर खाते थे। नानी भी क्या होते हैं, तो उनको भी लगता है कि आए हैं बच्चे, साल में एक बार आते हैं, तो उनके जो पोते पोती होते हैं वो उनको बल्कि बोलते हैं, ये देखो कितने अच्छे ढंग से खाते हैं, कम खाते हैं, तुम भी ऐसा खाया करो। तो थोड़ा वो कंपैरिजन आ जाता है, तो बच्चों को भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हम दूसरों से बेटर हैं। ठीक, अब वो जब तालाब में नहाने के लिए जाते थे, हालांकि उनमें से तैरना किसी को भी नहीं आता था, बस कपड़े उतारे तालाब में डुबकियां लगाना, क्योंकि गर्मी के दिन होते थे, उनको नहाना बहुत अच्छा लगता था। तालाब में जाने के बाद बगल में ही रेत के टीले से, यानी कि पहाड़ टाइप में बने होते थे, वो उसके अंदर लोटने, मतलब कि लेटनियाँ मारते, खेलते कूदते, फिर जैसे ही गरम गरम रेत के बाद फिर तालाब में कूद जाते। हालांकि तालाब का पानी जो होता है कोई साफ़ नहीं होता है, गंदा पानी होता है, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ठीक है, और जो भी उनके बदन पर रेत लग जाती थी वो उसी गंदे पानी से उसको क्लीन भी करते थे, साफ़ करते। वो बोलते हैं हमें ऐसा कुछ याद ही नहीं है, ये सब हम सिलसिला सिर्फ 5 या 6 बार करते थे, या फिर 15-20 बार, उनको याद भी नहीं है। जब वो पानी में कूद जाते थे तो वो बस हाथ पैर हिलाने की कोशिश करते, जैसे कि वो बहुत बड़े तैराक स्विमर हों, लेकिन उनमें से 1-2 को छोड़कर किसी को भी ढंग से तैरना नहीं आता था। वो कह रहे हैं कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि जो दूसरे बच्चे पानी में डूबने लगते, मतलब जिनको तैरना नहीं आता था, तो वो उनको क्या सलाह देते कि, क्योंकि बच्चे तालाब के अंदर सिर्फ बंदे नहीं, वहाँ के पशु भी नहाने जाते थे, तो वो ऐसे सलाह देते थे एक दूसरे को मस्ती में कि अगर तुम डूबने लगो तो किसी भी भैंस का सींग पकड़कर या उसकी दुम पकड़ कर के बाहर निकल आना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो उनको ढांढस यानी कि
सिंपैथी बताते थे। और जब वो उसके अंदर कूदते थे तालाब में तो उनके मुंह में गंदा पानी भी भर जाता था, तो उनको कई बार तो मतलब कि बहुत खांसी भी आती थी। तो जब इतना हो जाता था तो सांस लेने में भी उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी। भले ही वो हाय हाय करते लेकिन फिर भी वो तालाब के अंदर ज़रूर जाते थे, बस उनको अपने एंजॉय से मतलब था। ठीक। अब वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे छुट्टियां बीतने लगती अब वो दिन गिनना शुरू कर देते, क्योंकि हर दिन उनका डर जो था वो धीरे धीरे बढ़ने लगता था, क्योंकि होमवर्क बहुत सारा मिला होता था। शुरू तो मस्ती में निकल जाते थे, तो फिर बाद में क्या होता, अब उनको नहाना भी भूल जाता था, अब उनको कुछ नहीं याद रहता था क्योंकि छुट्टियों में जो मास्टरों ने काम दिया होता था अब वो उसका हिसाब लगाने लगते, कैलकुलेशन करते भी। अगर उन्होंने हमको 200, जो हिसाब के मास्टर से 200 से कम सवाल नहीं आते, मतलब कि उनके जो मास्टर जी थे वो उन्हें 200 से कम तो सवाल देते ही नहीं थे, इतना सारा काम देते थे। पहले वो ऐसा सोचते कि अगर हम 10 सवाल भी रोज़ कर लेंगे ना तो सारा हमारा कंप्लीट हो जाएगा होमवर्क। लेकिन छुट्टियां धीरे धीरे बीतने लगती, तो 1 महीना ही जब बचा होता उनके पास, फिर वो फिर से खेल कूद में लग जाते थे। तो फिर से दिन गिनते, फिर उनका मन में अपने अपने मास्टर जी की वो जो पिटाई का डर था वो सताने सा लगता। और फिर बाद में क्या सोचते, कोई बात नहीं, अगर रोज़ के 10 नहीं तो रोज़ के 15 सवाल भी कर लेंगे तो भी कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, तो ऐसे जैसे जैसे दिन भागने लगते उनका ऐसे कैलकुलेशन बढ़ना शुरू हो जाता था। लेकिन फिर क्या होता, अब उनको ऐसा लगता था कि दिन छोटे होते जा रहे हैं और जो सूरज है वो ऐसा लगता है कि फटाफट से छिप जाता है, रात मतलब पता ही नहीं लगता है। और स्कूल का डर जो है, स्कूल खुलने का डर धीरे धीरे उनको सताने लगता। अभी अब क्या करेंगे। वो कह रहे हैं कि हमारे कितने ही सहपाठी, उनके जितने भी क्लासमेट्स थे, ऐसे होते थे कि वो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई खाना सस्ता सौदा समझते थे। उनको लगता था कि छुट्टियां मिली हैं एंजॉय करने के लिए, बेटर है एक ही दिन पिटाई खाने को मिलेगी, खा लेंगे, उनको वो ज़्यादा अच्छा लगता था। तो वो कहते हैं कि हम भी पिटाई से बहुत डरते थे, लेकिन उन बहादुरों की तरह फिर हम सोचने लगते, क्योंकि होमवर्क तो इन्होंने भी नहीं किया होता, छुट्टियां सारी की सारी ऐसे बीत जाती थी। और ऐसे समय में हमारा सबसे बड़ा एक नेता हुआ करता था जिसका नाम था ओमा। अब जो नेक्स्ट पैरा पढ़ रहे हैं बच्चे, अब ओमा का पूरा ये बताया गया कि वो कैसा बच्चा था। उसको पढ़कर आपको थोड़ी हंसी भी आएगी। हाँ, मैं ही पढ़ रही हूँ, हंसी भी आएगी आपको। वो कह रहे हैं कि हम सभी जब उसके बारे में सोचते हैं भी हमारे में उस जैसा कौन था, कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का ढूंढ ही नहीं पाते। मतलब वो सबसे डिफरेंट बच्चा था, वो किसी उसके जैसा कोई दूसरा बच्चा था ही नहीं, क्योंकि उसकी बातें, उसको गालियाँ देने का, उसका मारने का जो ढंग था वो सबसे एकदम अलग था। उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी, क्योंकि वो कह रहे हैं उसका हांडी जैसा सिर था। हांडी समझते हो, बड़ा सा सर था, बहुत बड़ा। हाँ जी, वो बोल रहे हैं कि उसका ठिगना 4 बालिशत के सिर पर ऐसा लगता, यानी कि बहुत छोटे कद का था वो, ठीक है। और ऐसा लगता था उनको कि बिल्ली के बच्चे के ऊपर तरबूज रख दिया हो, मतलब इतना बड़ा सर था उसका। और इतने बड़े सिर में नारियल की सी आँखों वाला, मतलब उसकी आँखें उनको नारियल जैसी लगती। ऐसा लगता था कि बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा हो उसका, बंदरिया का बच्चा उनको फील होता था। अब वो कह रहे कि लड़ाई वो हाथ पैर से तो करता ही नहीं था, क्योंकि वह जिस तरह से एक सांड होता है ना, कैसे यूँ अपना सिर आगे करके दौड़ता है, तो वो बिल्कुल वैसा ही है कि वो सांड की भांति फुकारता था और सिर झुकाकर किसी की पेट या छाती के ऊपर हमला करता था। मतलब वो हाथ पैर से लड़ाई नहीं करता था। और उससे जो दुगने और तिगुने शरीर वाले लड़के भी, यानी कि उससे डबल या ट्रिपल जितने भी बच्चे थे, चाहे हेल्थ में हो चाहे हाइट में हो, तो वो भी पीड़ा से चिल्लाते थे, डरते थे उससे, क्योंकि उसका मारने का स्टाइल एकदम डिफरेंट था। और हमें डर लगता था कि अगर वो किसी की छाती के ऊपर वार करेगा तो कहीं उसकी पसलियाँ को ही ना तोड़ दे। पसलियाँ यानी कि अंदर की जो वो हड्डियाँ होती हैं, हाँ, रिब केज को तोड़ ना दे। जब वो ऐसे सिर से टक्कर करता था ना, तो बच्चों ने उसकी उस टक्कर का नाम ही क्या रख दिया था, रेल बम्बा।
ऐसा लगता था कि रेल के इंजन की भांति, जैसा वो इंजन एकदम तेज़ी से आता है ना, इंजन की भांति आता और एकदम भयंकर जैसा प्रतीत होता था। आगे है बच्चे, वो बोल रहे थे कि हमारा स्कूल बहुत ही छोटा सा था, कोई बहुत लंबा चौड़ा उनका स्कूल नहीं था। उस कमरे के अंदर केवल 9 कमरे हैं जो कि एच की शेप में बने हुए हैं। आप एच की शेप समझ सकते हैं, कुछ इधर हैं, कुछ इधर हैं, कुछ बीच में, ऐसे कुछ जो भी होगा। जब दाईं ओर की तरफ जाते हैं यानी कि राइट साइड, तो सबसे पहले उनके हेडमास्टर जी का कमरा आता है जिनका नाम है श्री मदन मोहन शर्मा जी। और उनके दरवाजे के आगे एक चिक लटकी रहती थी, यानी कि उनकी नेम प्लेट होगी, वो हमेशा लटकती रहती थी। और जब भी स्कूल की प्रार्थना होती थी, प्रेयर होती थी, तब वो बाहर आते थे और सीधी कतारों में कद के अनुसार, यानी कि जिस बच्चे का कद सबसे छोटा है वो आगे रहेगा, उसके बाद उस हिसाब से बड़ी से बड़ी हाइट वाले, इस तरह से वो चाहते थे कि हर बच्चा कतार में, लाइन में खड़ा रहे। और जब वो ऐसे बच्चों को देखते थे उन्हें बहुत अच्छा लगता था, उनका चेहरा खिल उठता था। और सभी अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते थे। जितने भी टीचर्स थे वो प्रिंसिपल के पीछे खड़े होते थे। केवल जो मास्टर प्रीतम चंद हैं, और उन्हीं के बारे में आगे पूरा चैप्टर चलने वाला है। प्रीतम चंद, वो पीटी टीचर थे, इसीलिए पीटी कहा गया है। वो चाहते थे कि लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े केवल यही देखते रहते थे कि कोई भी बच्चा थोड़ा सा भी हिले डुले नहीं। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि बच्चा थोड़ा सा भी मतलब इनडिसिप्लिन में जाए, थोड़ा सा भी टेढ़ा हो, मतलब कुछ भी करे। तो हर बच्चा हमेशा सीधा खड़ा रहता था उनके डर के कारण, जैसे कि उनके ठुड्डों और घुड़की के भय से वो हमेशा सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते थे। यानी कि अगर पहला वाला गलती करेगा उसको देखकर पीछे वाला करेगा, और लास्ट वाले को भी वो देखते थे, ठीक। और घुड़की और ठुड्डे क्या होता है कि वो अगर किसी को मारते थे अपनी एल्बो से मारते थे, तो वो ज़ोर से लगती थी, इसीलिए बच्चे उनसे डरते थे और हमेशा सीधी लाइन में ही खड़े रहने का प्रयत्न करते थे। और सभी बच्चे, मतलब कि हर बच्चे की जो दूरी है वो भी एक समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गैप जो है किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, वो बिल्कुल नहीं पसंद था उनको। और जितने सख्त पीटी सर थे, उन्होंने आज तक, वो बोलते हैं, ऐसा सख्त टीचर अध्यापक कभी देखा ही नहीं था, ना ही कभी सुना था। क्योंकि अगर गलती से किसी बच्चे का सिर भी हिल जाता था, ठीक है, या फिर वो अपने पाँव को दूसरे पाँव से खुजली भी करने लगता था पिंडली से, तो भी वो एकदम कैसे उसके ऊपर झपट्टा मारते, एक बाघ की तरह, यानी कि जैसे कि चीता स्पीड से आ रहा है उसके ऊपर एकदम हमला सा बोल रहा है। उन्हें पसंद नहीं था कि कोई हिले जुले भी नहीं। तो वो खाल खींचना एक मुहावरा है, उसको वो सही साबित कर देते, यानी कि उसकी बहुत धुनाई करते थे, बहुत पिटाई करते थे। अब वो कह रहे हैं कि जो उनके प्रिंसिपल सर हैं वो बिल्कुल पीटी साहब से उलट स्वभाव के थे, यानी कि वो जितने सख्त थे वो उतने ही नरम स्वभाव के थे। और 5वीं और 8वीं कक्षा को अंग्रेज़ी स्वयं पढ़ाते थे प्रिंसिपल सर। और वो बोल रहे हैं कि हम में से किसी को भी याद नहीं है कि उन्होंने 5वीं कक्षा में कभी भी किसी भी गलती के लिए उनकी चमड़ी उधेड़ते देखा हो, यानी कि किसी को भी मारते पीटते उन्हें देखा गया हो। भी चमड़ी उधेड़ना तो हमारे लिए बिल्कुल, वो कह रहे हैं, एक ऐसा शब्द है सरकारी मिडिल स्कूल का नाम है, क्योंकि पहले थे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लोग बहुत मारते थे, तो चमड़ी उधेड़ना मीन्स एक सरकारी स्कूल का नाम, वो उसको सेम समझते थे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनको बहुत ज़्यादा जब गुस्सा भी आ जाता था तो वो अपनी आँखें झपकाने लगते थे, और अगर लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से, उल्टी तरफ से वो एक उनके गाल पर मतलब कि मार देते थे। अब वो ज़्यादा ज़ोर से तो लगता नहीं है, वो उनको कैसा लगता था, जैसे कि मतलब कि फिर भी वो जितने भी कमज़ोर शरीर वाले बच्चे थे वो सिर झुकाकर मुंह नीचा करके केवल हंस देते थे। मतलब उन्हें डर ही नहीं लगता था उनसे, भी मार भी दिया तो उनको चोट भी नहीं लगती थी, दर्द भी का भी एहसास नहीं होता था। और उनकी वो जो चपत होती थी वो ऐसा लगता था कि बीखे की नमकीन पापड़ी जैसी मज़ेदार लगती थी, मतलब उनको मज़ा आता था, ठीक, जो कि उस समय वो पापड़ी 2 पैसे में मिल जाया करती थी। फिर है बच्चे, परंतु कभी कभी वो कह रहे हैं कि स्कूल हमारे लिए बिल्कुल भी ऐसी जगह नहीं थी जहां हम खुशी से भागे जाएं, मतलब हमको जाना पसंद हो, ठीक है। तो क्योंकि पहली कच्ची श्रेणी से लेकर 4थी श्रेणी तक, कच्ची यानी का क्या होता है, प्री नर्सरी लगा लीजिए, और 4th स्टैंडर्ड तक
केवल 5-7 लड़कों को छोड़कर जितने भी बच्चे थे सब रोते रोते ही स्कूल जाते थे, किसी को पसंद नहीं था स्कूल में पढ़ाई करना, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कभी कभी कुछ स्थितियाँ ऐसी होती थी, उनको स्कूल अच्छा भी लगता था। वो रीज़न्स क्या थे, अब हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। वो है स्काउटिंग का अभ्यास। स्काउटिंग यानी कि उनको एक यूनिफॉर्म पहनाई जाती है बच्चों को, एक जस्ट लाइक एनसीसी की, ठीक है, परेड होती थी। जैसे कि पुलिस वालों की ड्रेस होती है तो वैसा कुछ होता है। तो स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब उनके बच्चों के हाथ में नीली पीली ये सब झंडियाँ पकड़ा देते, फिर उनको 1 2 3 कहते, दाएं बाएं ऊपर नीचे करने के लिए मतलब कहते, और ये सब करते हुए इन बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। और जितनी भी झंडियाँ उनको दी जाती थी, खाकी वर्दी दी जाती थी, साफ़ सुथरी यूनिफॉर्म होती थी, और गले में 2 रंगे रुमाल, 2 कलर के रुमाल जो थे गले में लटकाए जाते थे। और हम कोई गलती ना करते तो अपनी चमकीली आँखें हल्के से झपकाते और कहते शाबाश, क्योंकि बच्चों को वो चीज़ ही अच्छी लग रही है, उसमें वो कोई गलती भी नहीं करते थे। और जब कोई बच्चा गलती नहीं कर रहा है तो पीटी साहब उनको शाबाशी देते थे। और वो कह रहे हैं कि वेल बिगिन अगेन, भी फिर से करिए, 1 2 3 3 2 1। तो उनकी जो एक शाबाश होती थी ना, वो उनको किसी फ़ौज के तमगों जैसी लगती थी। तमगे यानी कि मेडल्स भी, उन्होंने अगर शाबाश बोल दिया तो बच्चों को लगता था हमको तो पता नहीं कितने मेडल मिल गए, क्योंकि वो जल्दी जल्दी किसी को शाबाश बोलते ही नहीं थे, ठीक। और वो कह रहे हैं कि हमारे सभी जितने भी मास्टर थे उनके द्वारा जो भी कॉपी में जितने भी हमें गुड दिए गए थे, यहाँ पर दिया हुआ है गुड्डों का बहुवचन मीन्स गुड्स, तो वो उतने जो हमको गुड मिले होंगे और उनकी एक शाबाश लगभग हमको समान लगती थी। इतना मतलब क्योंकि वो थे ही इतने सख्त, जल्दी जल्दी किसी को देंगे ही नहीं शाबाशी, तो उन सब से भी अधिक मूल्यवान लगती थी। और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि साल की सख्त मेहनत से प्राप्त, मतलब आपने पूरा साल भर जो इतनी मेहनत की और पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर आपने जो गुडविल मिल गई आपको, अगर उनकी शाबाशी आपको मिल गई तो वो किसी से कम नहीं था, ठीक है। परंतु वो कह रहे हैं कि कभी कभी तो हमको ऐसा भी एहसास होता था कि जैसे कि अगर हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहाँ के जो भाई जी होते हैं भी, जब भी वो कथा करते थे, सत्संग सुनाया करते थे, तो कहते थे कि सतगुरु के भय से ही प्रेम जागता है। मतलब अगर हम भगवान से डरेंगे तो ही हम उन्हें प्रेम कर पाते हैं। तो इसी तरह का पीटी साहब के प्रति भी, मतलब उनसे डरते थे और कभी कभी उनके प्रति उनके लिए प्रेम भी उनके मन में आ जाता था। क्योंकि जब जब आपको रोज़ कोई डांटने फटकारने वाला ही नहीं होगा, मतलब हर साल, मतलब दिन भर जो आपको डांटता रहता है और कभी कभार वो आपको आकर के शाबाश बोल दे, तो उसकी वो शाबाश की वैल्यू बहुत हो जाती है ना। तो उनको कुछ एकदम ऐसा ही लगता था कि आज तो चमत्कार हो गया कि सर ने उनको शाबाशी दे दी है, ठीक है। आगे वो बोल रहे हैं बच्चे जब वो अगली श्रेणी में जाते थे तो उनको हमेशा पुरानी पुस्तकें मिलती थी, क्योंकि जो उनके हेडमास्टर शर्मा जी थे, वो जिस बच्चे को ट्यूशन देने के लिए घर पढ़ाने जाते थे वो कुछ धनाढ़ यानी कि धनवान लोग थे, और वो बच्चा इनसे 1-2 साल बड़ा था। तो इस कारण उसकी जितनी भी जो भी वो पढ़ाई कर लेता था उसकी सारी किताबें ला करके इनको मिल जाया करती थी। और इसी कारण वो कह रहे हैं जितने साल इनको किताबें मिलती रही तो ये भी आगे पढ़ते रहे, क्योंकि उन दिनों क्या होता था, किताबें बहुत 1 या 2 रुपए में आती थी, लेकिन उस समय 1-2 रुपए की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती थी। और जो लोग, अगर ये वो बोल रहे हैं कि अगर मैं 7 साल तक स्कूल जा पाया था तो उसका कारण ये पुरानी किताबें मिलना ही था, क्योंकि जिनको पुरानी किताबें नहीं मिलती थी उनका स्कूल जाना भी बंद हो जाता था, क्योंकि वो पैसा खर्च नहीं कर सकते थे। और फिर वो बोल रहे हैं कि कॉपियों, पेंसिलों, होल्डर, स्याही, दवात, मतलब इन सब के अंदर भी पूरे साल भर में 1 या 2 रुपये मुश्किल से खर्च आता था, लेकिन वो भी उनके पास उस समय नहीं होता था। अब वो क्या बता रहे हैं कि उस ज़माने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम होती थी, क्योंकि 1 रुपये में तो वो कह रहे हैं कि एक सेर घी आ जाया करता। 1 सेर का मतलब है आधा किलो। 1 रुपये में देसी घी मिल जाता था, और 2 रुपये की तो 40 सेर गंदम, यानी कि आप ये समझ लीजिए एक मन का मतलब होता है 40 सेर, इट मीन्स 20 kg, इतना आ जाता था। तो इस कारण जितने भी खाते पीते घर के लोग, यानी कि जो पैसे वाले लोग थे, उन्हीं के बच्चे स्कूल जाया करते थे, और जो दूसरे बच्चे थे वो स्कूल नहीं जा पाते थे।
अब वो कह रहे हैं कि कभी भी नई क्लास में जाने का जो इंटरेस्ट होता था उनको महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि वही उनको पुरानी किताबें मिल रही हैं और भले ही कॉपियाँ उनके पास नहीं होती थी फिर भी उनको नएपन का एहसास नहीं होता था। और उन सब से उनको मतलब कि अजीब सी गंध आती थी, क्योंकि गंध किस चीज़ की होती थी वो भी, अब नई क्लास में भले ही जाएंगे लेकिन वही टीचर्स का डर सताता था, बीमार पिटाई करेंगे। भले ही सारे टीचर्स पुराने नहीं होते होंगे, एक दो नए टीचर्स भी उनको मिलते होंगे, लेकिन उन्होंने बस इतना ही समझा था कि उनका पढ़ाई में जो वो अरुचि थी उसका रीज़न क्या था उनको समझ में नहीं आया था। हाँ, उनको कहीं ना कहीं बस यही लगता था कि हमको अब जब हम नए स्टैंडर्ड में जाएंगे तो शायद टीचर से वही मारपीट खाने को ही मिलने वाली है, तो इसीलिए वो उनका कभी इंटरेस्ट बन ही नहीं पाया उसके अंदर। और छोटी श्रेणी मतलब कि और वो कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर जितने भी अध्यापक उनको पढ़ाते थे हर कोई यही उनसे बोलते हैं ना कि उम्मीदें लगा लेते थे कि बच्चे 1 साल में ही हरफन मौला बन जाए, यानी कि एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं। जो टीचर इतने सालों से पढ़ा रहे हैं वो उस चीज़ में एक्सपर्ट है, तो हम 1 साल में सारे सब्जेक्ट में कैसे एक्सपर्ट हो सकते हैं। लेकिन वो उम्मीदें हमसे बहुत ज़्यादा लगाते थे, तो उनकी जब हम आशाओं पर पूरे उतर ही नहीं पाते थे तो वो हमारी चमड़ी उधेड़ देने के लिए तैयार हो जाते, यानी कि मारने के लिए रेडी हो जाते थे। तो इसी कारण से केवल किताबों और कॉपियों की गंध से ही नहीं बल्कि स्कूल के बाहर जो भी अलियार के झाड़ हैं तो उनके और वहाँ जो गेट लगा हुआ है उसके 10-15 गज के दूर से ही उनको स्कूल से मतलब एक तरह से होता है ना कि आप नफ़रत कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उनका मन ही नहीं करता था कि वहाँ अजीब सी उनको गंध आती थी कि अब स्कूल जाएं ही नहीं, क्योंकि मेन उनके मन में अब क्या डर है, टीचर की पिटाई का डर सबसे ज़्यादा था। ठीक है ना, क्योंकि इंटरेस्ट है नहीं, पढ़ इतना पाते नहीं हैं और टीचर कहते हैं पढ़ो पूरा अच्छे से, जो कि उनके लिए पॉसिबल था ही नहीं। यहाँ तक हमने ये पढ़ा है कि उनको स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, पढ़ाई उनको पसंद नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि लेकिन 1-2 कारण ऐसे भी थे जिनके कारण उनको स्कूल अच्छा भी लगता था। ठीक है, कब, वही स्काउट वाला पीरियड। मास्टर प्रीतम चंद जो थे वो उनको जब परेड कराते थे तो लेफ़्ट राइट की जो आवाज़ आती और मुंह में लीव विसल से वो मार्च किया करते थे। ठीक है, वो सीटी बजाते थे, ये लोग लेफ़्ट राइट करते थे। और फिर जब भी वो सब कहते लेफ़्ट राइट टर्न, लेफ़्ट अबाउट टर्न, मतलब जो भी है, तो वो जो बूटों की एड़ियों को दाएं बाएं एकदम वो जो बूटों की आवाज़ आती है ठक ठक ठक, जैसे फ़ौज के जवान करते हैं, तो उनको वो बहुत अच्छा लगता था। तो वो भी उनके अंदर एक वो ऐसा लगता था कि वो किसी जवान से कम नहीं है, कि हम कोई विद्यार्थी नहीं है, किसी फ़ौज के आदमी हो, उनको ऐसी फीलिंग आती थी। ठीक, और वो कह रहे हैं कि जब दूसरे विश्व युद्ध का समय था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, तो उस समय नाभा रियासत का जो राजा था वो अंग्रेज़ों ने 1923 में उनको गिरफ़्तार कर लिया था, नाभा के राजा को, ठीक, जो कि पंजाब में है। वो कह रहे हैं कि और तमिलनाडु में कोडाई कनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत भी हो गया था। और उस राजा का बेटा कहते हैं कि विलायत में पढ़ रहा था, यानी कि फ़ॉरेन में पढ़ रहा था, और इसीलिए हमारे देसी रियासत में भी अंग्रेज़ों की ही चलती थी। अब राजा तो वहाँ है नहीं, अंग्रेज़ों का शासन है, अंग्रेज़ अपनी चलाते थे। तो वो कह रहे हैं कि जब कोई राजा ही नहीं रहता है तो जो रियासत के गांव से जितने भी अंग्रेज़ थे ज़बरदस्ती लड़कों को उठाकर ले जाते थे और उनको फ़ौज में भर्ती करने के लिए कहते थे। और फिर जब उन लोग उनकी बात नहीं मानते थे तो फिर वो उनमें से कुछ एक अफ़सर थे जो उनके मेन बंदे, वो आते थे और उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी आते थे, यानी कि जो नाटक करते हैं, नौटंकी करके दिखाते हैं। और नौटंकी में कैसे दिखाते थे वो लोग, एक खुले मैदान के अंदर शामियाने लगाकर, मीन्स टेंट वगैरह लगा कर के आ जाते थे और वो ये दिखाते थे कि अगर हम फ़ौज में होते हैं ना तो हमें कितने सुख और आराम, मतलब कि कितने लोगों को सुख मिलते हैं, मतलब ऐशो आराम वाली लाइफ है ये फ़ौजी वाली, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं। मतलब कि उनको अट्रैक्ट करते थे लोगों को कि ये लोग जब ये सारी चीज़ें नौटंकी वाले दिखाते थे, उनका एक ही मकसद होता था कि यहाँ के जितने भी लड़के हैं जिनको वो फ़ौज में भर्ती कराना चाहते हैं वो उनको अट्रैक्ट कर सकें ताकि वो आसानी से फ़ौज में भर्ती हो जाएं। ठीक है, क्योंकि कुछ जो मस्खरे होते थे वो अजीब सी वर्दियाँ पहनते और फ़ौजी बूट पहनकर एक गाना गाया करते थे जो कि यहाँ दिया हुआ है,
भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट। मतलब ये गाना है कि आपको यहाँ पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिलेंगे, जूते मिलेंगे, बूट मिलेंगे। हाँ, मतलब कि कहाँ तुम ये फटे पुराने कपड़े पहनते हो, तुम्हें अच्छी अच्छी वर्दी, नई नई वर्दी पहनने को मिलेगी, भर्ती हो जा रे रंगरूट, ऐसा गाना वो गाते थे। और इन सब बातों से अट्रैक्ट होकर, आकर्षित होकर के कुछ ऐसे नौजवान थे जो फ़ौज में भर्ती हो भी जाते थे, उनको ये सब अच्छा लगता था। और कभी कभी वो कहते हैं कि हमें ऐसा महसूस होता था कि हम किसी फ़ौजी के जवानों से एक्चुअल में कम है ही नहीं। उनको वैसा ही फील होता था, क्योंकि उनको धोबी के द्वारा धुली हुई वर्दी मिलती थी, जो भी यूनिफॉर्म वो पहनते, और पॉलिश किए हुए बराबर बूट मिलते थे, और जुराबों को पहनकर, सॉक्स पहनकर जब वो स्काउटिंग की परेड कराते थे, उन्हें लगता था कि वो असल में किसी बॉर्डर के फ़ौजी ही हैं। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? आगे कह रहे हैं कि मास्टर प्रीतम चंद स्कूल के समय कभी भी हमें मुस्कुराते और हंसते नहीं देखा, यानी कि उन्होंने कभी भी उन्हें ना तो हंसते हुए देखा था स्कूल टाइम में, ना ही मुस्कुराते हुए। उनका जो अब उनका पूरा मतलब दे रहे हैं डिस्क्राइब कि वो कैसे दिखते थे, कैसा उनका नेचर था, वो सब के बारे में थोड़ा बता रहे हैं आपको। उनका कद जो था वो ज़्यादा लंबे नहीं थे, ठिगने कद के थे, दुबले पतले थे, परंतु गठीला का मतलब एक तरह से हेल्दी कह सकते हैं आप। कोई पतले बहुत ज़्यादा नहीं थे, मतलब एक होता है ना कि ठोस होता है, कमज़ोर नहीं कह सकते हैं, दुबले पतले थे। और उनका जो चेहरा था वो माता के दागों से भरा हुआ था। अगर किसी को चिकन पॉक्स निकल आता है तो बाद में कुछ दाग छोड़ देते हैं फेस पर, तो वैसे उनके फेस पर दाग थे। और उनकी जो आँखें थी वो बाज़ जैसी थी, जो कि बहुत तीखी होती हैं। बाज़ दूर से ही अपने शिकार को पकड़ लेती हैं उनकी आँखें, ऐसे ही वो भी जो भी बच्चा गलती करता था उसको दूर से ही पकड़ लेते थे। और खाकी वर्दी पहने रहते थे, चमड़े के चौड़े पंजे वाले वो बूट पहनते थे ऑलवेज़। क्योंकि उन्होंने इसका क्यों स्पेशली दिया है उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। मतलब कि उनका जो कुछ भी दिखने वाला था, शरीर जो था या उनकी आंखें थी, सब कुछ डरावनी जैसी उनको फील होती थी। और वैसे भी वो बहुत सख्त थे अपने स्वभाव के हिसाब से। उनके जो बूट थे, उनकी जो एड़ी थी वहाँ पर खुरियाँ लगी होती थी, यानी कि जब वो चलते थे ना उसमें से आवाज़ निकलती थी बूटों की, ठक ठक ऐसे तेज़ तेज़ आवाज़ लगी होती है। और खुरियाँ हम किसको कहते हैं? टांगे होते हैं, घोड़े की नाल अगर किसी को पता हो तो वहीं पर उन्होंने वही वाली जो वो नाल होती है वो अपने वहाँ लगवाई हुई थी पैरों के बूटों के एड़ियों में। और जो उनका आगे वाला हिस्सा था, पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके होते थे, उन्होंने कीलें वहाँ ठोकी हुई थी। और अगर वो किसी भी सख्त जगह जैसे कि फ़र्श के ऊपर अपने कदम रखते थे तो वो उन खुरियों की वजह से और कीलों के जो निशान हैं वो वहीं छोड़ देते थे, क्योंकि लोहे के होते थे सब, फर्श पर भी छूट जाते थे। और जब वो ध्यान से देखते थे बच्चे उन निशानों को, तो वो क्या देखते थे कि इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में मोच क्यों नहीं आती है। टखने क्या होते हैं? ये हैं टखने। कभी भी क्या होता है, अक्सर जब हम हील वाली चीज़ पहन लेते हैं, मैं लेडीज़ की बात कर रही हूँ, जो हील वाले पहनते हैं तो पाँव मुड़ जाता है। तो ऐसे ही उनके जो सर थे वो भी ऊंची एड़ी वाली चीज़ें पहनते थे। तो उनको, बच्चों को ऐसा लगता था कि, क्योंकि उनकी माँ उन्हें अक्सर ये बात बोलती थी कि अगर तुम इस तरह के बूट की वो घर पर मांग करते थे तो वो उनको एक ही जवाब देते थे कि तुम्हारे टखनों टेढ़े हो जाएंगे, तुम्हें मोच आ जाएगी। तो बच्चे ये सोचते थे कि सर जब ऐसे जूते पहनते हैं तो उनके टखनों में मोच नहीं आती है, ऐसा वो सोचते थे। आगे बच्चे वो कह रहे हैं कि प्रीतम चंद सर से डरना स्वाभाविक था, क्योंकि वो एक तो पीटी के सर थे, मारते पीटते थे, ठीक है ना, और बच्चे उनसे नफ़रत भी करते थे। कारण उसका रीज़न यही था कि वो उनको मारते बहुत थे, इसी कारण बच्चे उनसे नफ़रत करते थे। और जितने भी उनकी लेखक की उम्र के बच्चे थे वो दिन वो कभी भी नहीं भूल पाए हैं, जिस दिन जब वो 4th स्टैंडर्ड में, 4थी श्रेणी में पीटी सर बच्चों को फ़ारसी पढ़ाने के लिए आ गए। जैसे कि कोई भी टीचर नहीं आया होगा तो प्रॉक्सी हो गई होगी उनकी। वो बोल रहे हैं कि हमें उर्दू का तो 3री श्रेणी में यानी कि 3rd स्टैंडर्ड में ही अभ्यास स्टार्ट हो चुका था, परंतु फ़ारसी वो तो इंग्लिश से भी मुश्किल सब्जेक्ट था उनके लिए। इंग्लिश फिर भी समझ में आता था, फ़ारसी उनके ऊपर से ज़्यादा था। वो बोलते हैं कि अभी हमें पढ़ते हुए उस सब्जेक्ट को एक सप्ताह भी नहीं बीता था तो सर ने उनको एक शब्द रूप याद करने के लिए कह दिया।
और आदेश भी दिया कि कल इसी घंटी में मतलब सेम पीरियड में आपको इस शब्द रूप को सुनाना होगा, वो भी ज़बानी यानी कि बिना देखे। ठीक है। अब सभी बच्चे जब घर लौटकर रात भर उस शब्द रूप को रटते रहे बार बार, क्योंकि सब डरते थे भी कल अगर याद नहीं हुआ तो सर फिर बहुत पिटाई करेंगे। उन्होंने बहुत कोशिश की, परंतु 2 या 3 बच्चे ही क्लास में ऐसे थे जिनको थोड़ा थोड़ा शब्द रूप याद हुआ था, उन्हें भी पूरी तरह से याद नहीं था। और दूसरे दिन जब सबको बारी बारी से उन्होंने सुनाने के लिए कहा तो एक भी बच्चा वहाँ पर शब्द रूप सुना ही नहीं पाया। तब वो बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने सभी को कान पकड़कर कहा कि टांगे झुका, मतलब कि एक तरह से मुर्गा बनने के लिए कहा गया। और बच्चे जब मुर्गा बन भी गए तो बच्चों ने पीठ को नीचे रखा हुआ था, उन्होंने बोला पीठ भी ऊंची करो, क्योंकि ऐसे नॉर्मल बैठेंगे तो उनको कोई एहसास ही नहीं होगा, पीठ ऊपर रहेगी तो उनकी टांगों में दर्द होता था। ठीक है, इसीलिए सर ने उनको बोला, वो बोल रहे हैं कि 3 से 4 मिनट के बाद ही उनकी टांगों में जलन शुरू हो गई, दर्द शुरू हो गया था। वो लेखक कह रहे हैं कि मेरे जैसा जो कोई कमज़ोर बच्चा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा मोटे नहीं थे, पतले दुबले से थे, तो कमज़ोर बच्चे टांगों के थकने से कान पकड़ते ही गिर जाते थे, वो ज़्यादा देर टिक ही नहीं पाते थे। और जब तक लेखक की और हरबंस उनके किसी दोस्त की बारी आई, तब उनके जो हेडमास्टर सर हैं शर्मा जी, वो अपने दफ्तर में आ गए थे, अपने ऑफिस में पहुँचे हैं, यहाँ नहीं आए हैं अभी इनकी क्लास में, वहाँ पर पहुँच गए थे। और जब उनको ये सज़ा दी जा रही थी मुर्गा बनने की, तो उसके थोड़ी देर पहले ही शर्मा जी जो थे वो पूरब की तरफ से आए थे, जहाँ वो एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलाश जी से मिलने के लिए गए थे। और जैसे ही वो दफ्तर के सामने की ओर से चले आते हैं, वैसे ही वो मतलब कि उन्होंने जब बच्चों को ऐसा मुर्गा बनते हुए देखा, तो शायद वो कह रहे हैं कि वो पहला उनका मतलब कि पहला अवसर था जब पीटी प्रीतम चंद की उस बर्बरता को वो सहन नहीं कर पाए थे। यानी कि प्रिंसिपल को भी ये पता था कि ये बहुत सख्त हैं, बच्चों के साथ सख्ती से पेश आते हैं, लेकिन आज उनको ऐसा लगा कि इन्होंने तो हद कर दी है बच्चों के ऊपर, भी इतनी ज़्यादा मतलब इतना टॉर्चर भी बच्चों को नहीं करना चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए सर भी। और व्हाट आर यू डूइंग, इतना तो आप समझ ही रहे होगे कि बच्चों को इस तरह से पनिश भी आप क्यों कर रहे हैं, वो भी 4th स्टैंडर्ड के बच्चों को। ये सही नहीं है तरीका बच्चों के साथ ऐसे पेश आने का। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि तब उनको अंग्रेज़ी समझ में आती नहीं थी और प्रिंसिपल सर ने अंग्रेज़ी में सर को डांटा था। तो क्योंकि उस समय वो 4th स्टैंडर्ड में थे और 5th स्टैंडर्ड से 5वीं कक्षा से ही अंग्रेज़ी सब्जेक्ट आता था, तो उनके जो स्कूल के 7वीं और 8वीं क्लास के जो बच्चे थे, उन लड़कों ने लेखक को और उनकी क्लास के बच्चों को बताया था कि क्या शर्मा जी ने इंग्लिश में क्या कहा था, कि क्या करते हैं, क्या 4थी श्रेणी की ओर सज़ा देने का यही ढंग है, इसे तुरंत बंद करिए। क्लियर। और जब बच्चों को पता लगा कि प्रिंसिपल सर ने इंग्लिश में क्या कहा था, उसके बाद प्रिंसिपल सर पीटी सर को डांटने के बाद गुस्साते हुए, यानी कि बहुत ज़्यादा कांपते हुए गुस्से से बरामदे से ही अपने दफ्तर की ओर वो चले जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि उस दिन का दिन था, प्रीतम चंद जी उस दिन के बाद से जो पीटी सर हैं वो स्कूल काफ़ी दिन तक नहीं आए और सभी मास्टरों की ज़ुबान पर सभी एक ही बात डिस्कस कर रहे थे कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें शायद मुअत्तल कर दिया, मतलब कि निलंबित कर दिया है, निकाल दिया है उन्हें। और अपनी ओर से उन्होंने एक आदेश लिखकर भी भेजा है, क्योंकि देखिए सरकारी स्कूल है, आप ऐसे ही किसी को नहीं निकाल सकते हैं प्रिंसिपल सर। आगे के जो मेन है, जो भी शिक्षा विभाग होगा जहाँ से सबको ट्रांसफ़र दिया जाता है, जो भी है वहाँ से जब तक आप नहीं लिखवाएंगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपने और से एक आदेश लिखकर मंजूरी के लिए रियासत की राजधानी जो नाभा है वहाँ पर भेजा था। और हरजी लाल नाम के महकमाए तालीम, यानी कि जो शिक्षा विभाग है, एजुकेशन विभाग जो है, वहाँ के जो डायरेक्टर थे हरजी लाल, तो उनसे उन्होंने ऐसे आदेश की मंजूरी चाहिए थी, अगर वो यस करते तभी वो वहाँ पर मतलब कि वहाँ से निकाले जा सकते थे। और उस दिन के बाद हर बच्चे को पता लग चुका था कि जो प्रीतम सर हैं उनके, वो नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे, मतलब कि वो उन्हें
जब तक नाभा से वो उनको मतलब कहीं और शिफ्ट नहीं कर देते हैं, तब तक बच्चों के मन में भय था कि कहीं दोबारा से वो स्कूल में आ गए तो, मतलब उन्हें अभी तक क्लियर नहीं थी बात कि वो एक्चुअल में यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है उनका। तो लेकिन वो तब तक येस या नो कुछ भी जवाब नहीं देते हैं, वो तब तक स्कूल में आ भी नहीं सकते थे, ठीक है। और जैसे ही फ़ारसी उनका जो सब्जेक्ट था उसकी बेल बजती थी, तो हर बच्चे की छाती जो थी धक धक करने लगती थी, यानी कि सबके मन में एक डर सा भय सा बना रहता था कि कहीं दोबारा से पीटी सर तो नहीं आ जाएंगे। लेकिन जब तक खुद प्रिंसिपल सर यानी कि शर्मा जी और स्वयं और दूसरे सर जो हैं मास्टर नौहरिया राम जी अगर कमरे में जैसे ही फ़ारसी पढ़ाने आते, तब तक बच्चे अब उनका जो डर था वो बना रहता था और इनके सर के आने के बाद ही वो शांत होते थे। तो अदरवाइज़ तो बच्चों के चेहरे मुरझाए हुए ही रहते थे डर के कारण से, ठीक है। देखिए उसके काफ़ी समय तक यानी कि काफ़ी सप्ताह तक पीटी सर स्कूल भी नहीं आए थे। और तब बच्चों को पता चलता है कि बाज़ार की एक दुकान के ऊपर जो उन्होंने छोटी छोटी खिड़कियों वाला एक चौबारा सा लिया हुआ है, चौबारा मतलब होता है घर के ऊपर एक कमरा अगर डाल दिया जाए तो उसे चौबारा कहा जाता है। वहीं पर उन्होंने किराए पर एक कमरा ले रखा था और वो आराम से वहाँ पर रह रहे थे। और 7वीं 8वीं के कुछ बच्चे ऐसे थे, उन्होंने ही ये बात बताई थी कि वो वहाँ रहते हैं और जो उनको स्कूल से मुअत्तल कर दिया गया था उसकी उन्हें 1% भी चिंता ही नहीं थी, रत्ती भर भी उन्हें कोई टेंशन नहीं थी कि मुझे क्यों निकाला गया स्कूल से। और पहले की तरह ही उनके पास 2 तोते होते थे और उनको वो पिंजरे में रख कर उसको बादाम भिगोकर खिलाते थे अपने हाथ से और उनसे मीठी मीठी बातें किया करते थे। और उन तोतों को बच्चों ने, लेखक ने और उनके दोस्तों ने काफ़ी बार देखा भी था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इन सब के बारे में उन लड़कों ने उनको कैसे बताया कि वो वहाँ रह रहे हैं, क्योंकि पीटी सर अपने कुछ काम के लिए जब उन्हें घर भेजते थे तो तभी उनको उनके घर का एड्रेस पता था, ठीक है। और परंतु वो बोल रहे हैं कि हमारे लिए एक बड़े ही चमत्कार की बात थी ये कि जो प्रीतम चंद सर स्कूल के अंदर बिल्ला मारकर यानी कि एक तरह से बेल्ट से या किसी भी चीज़ से बच्चों की चमड़ी उधेड़ देते थे, वो इन तोतों से मतलब कि एक मतलब जीभ से कैसे इतनी मीठी मीठी बातें कर सकते हैं, ठीक है भी। क्योंकि क्या तोतों को उनकी वो जो दहकती हुई भूरी भूरी आँखों से डर नहीं लगता है, क्योंकि बच्चे तो उनकी चेहरे से उनकी आँखों से बड़ा डरते थे, काँपते थे। तो वो बोल रहे हैं कि उस समय हमें ये बातें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन मतलब हम इस तरह इस बात को एकदम अनोखा सा मानते हैं कि कुछ अलग सा ही एक हट के एक पार्ट था, क्योंकि उन्होंने पीटी सर का ये जो बोलते ना रूप था, इतना मतलब जो तोतों से वो बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा रूप अपनी लाइफ में स्कूल टाइम में तो कभी भी नहीं देखा था, क्योंकि उन्होंने हमेशा उन्हें गुस्से में देखा, मारते हुए देखा ऑलवेज़। तो उनको उनका ये रूप थोड़ा सा अलग सा लगा। आपको एक क्वेश्चन भी आएगा कि आपने जब उनका पूरा चरित्र के बारे में बताना है तो कहीं हम ये भी लाइन लिखेंगे कि कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर था, ठीक है। वो भी एक भावुक किस्म के इंसान थे, तभी तो वो जानवरों से ऐसी बात कर सकते हैं ना, पक्षियों से, सॉरी जानवर नहीं है, तोते पक्षी थे। तो मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि कोई इंसान कितना ही बाहर से सख्त क्यों ना हो, उसके मन में भी एक दिल होता है जो कि कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो वो भी प्यार से बात कर ही सकता है। क्लियर? चैप्टर बच्चे फिनिश हो गया है। फिर भी कुछ भी आपको कहीं पर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।